प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो निगमन हमने कल किया था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उससे आगे और उससे संबंधित अन्य टॉपिकों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका हमने डेरिवेशन निकाला था लास्ट में। E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। ये Q क्या है? स्रोत आवेश जो हमने कहा था, और R क्या है? स्रोत आवेश और परीक्षण धनावेश के बीच की दूरी। और जो ये K था, ये क्या था? K जब हमने जो स्रोत आवेश Q था, यानी जो बिंदु आवेश था हमारे पास, वो किसी माध्यम में रखा था, उसका पैरावैद्युतांक, उस माध्यम का पैरावैद्युतांक। यानी यहाँ पर हमने आवेश को किसी माध्यम में रखा हुआ है। बिंदु आवेश को कहाँ रखा हुआ है? किसी माध्यम में रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर टर्म्स क्या आया? 1/4πε0 K Q/r²। तो हम यहाँ पर इस E को EM भी कह सकते हैं। यहाँ पर E को क्या लिख सकते हैं हम? EM। EM का मतलब होता है मीडियम, M का मतलब मीडियम, माध्यम। तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब माध्यम हो, जब बिंदु आवेश को किसी माध्यम में रखा जाता है तो उस समय वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित न कर किससे प्रदर्शित करते हैं? EM से। E से कब प्रदर्शित करेंगे? अगर वहां पर निर्वात है, माध्यम की जगह निर्वात या वायु है, तब हम वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? E से। तो इसी सामान्य जानकारी को हमने आगे अब प्रयोग करना है। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी जो हमने डेरिवेशन किया, उससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आप इसको नोट कर लेंगे। पहली जो जानकारी है, नंबर 1, यदि बिंदु आवेश धनात्मक है, जैसे हम कर ले रहे थे, बिंदु आवेश हमने धनात्मक लिया था, प्लस Q आवेश जो बिंदु O पर स्थित था, स्रोत आवेश जो था वो धनात्मक, परीक्षण धनावेश हम धनात्मक ही ले रहे हैं। और जो ये बिंदु आवेश Q है, जो बिंदु आवेश Q था, वो कहाँ पर रखा हुआ था? K पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में। तो कितना आया हमारा? उस समय हमारा जो वैद्युत क्षेत्र आया वो कितना आया? EM। EM, M का मतलब माध्यम का वैद्युत क्षेत्र। जब माध्यम हो, पैरावैद्युत माध्यम हो, कोई निर्वात और वायु ना हो, कोई माध्यम हो, बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो, तो उस समय सूत्र कितना आएगा हमारे पास? EM बराबर 1/4πε0 Q/r²। जबकि ये जो आवेश है Q, जो Q आवेश सूत्र में आ रहा है, ये बिंदु आवेश जो है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? वो धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक आवेश है। अब अगर मान लीजिए जो ये बिंदु आवेश है ये ऋणात्मक हो, ऋण चिन्ह माइनस Q आवेश हो, जो बिंदु O पर जो आवेश है, यानी जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिस बिंदु आवेश के कारण, वो ऋणात्मक हो, तो तब क्या होता है? सूत्र में ये आ जाता है, माध्यम है, बिंदु आवेश जो ऋणात्मक बिंदु आवेश है वो किसी माध्यम में रखा हुआ है, तो उसके कारण तब वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? EM ही होगा। EM बराबर माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश तो -1/4πε0 K Q/r²। धनात्मक होगा तो ऋण चिन्ह नहीं लगेगा, सीधे सीधा 1/4πε0 K Q/r² हो जाएगा। और बिंदु आवेश अगर ऋणात्मक है, यानी जिस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तब सूत्र क्या हो जाएगा? EM बराबर -1/4πε0 K Q/r²। ये दोनों कंडीशन तब हैं जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा हुआ हो। अब देखो, ये तीसरा वाला पॉइंट है। अगर जो ये बिंदु आवेश हैं, ये प्लस Q आवेश है या चाहे माइनस Q आवेश है, जो बिंदु आवेश है यानी जो स्रोत आवेश हमारे पास हैं, अगर वो किस में हो? अब निर्वात में हो। किस में रखे हुए हो? निर्वात या वायु में हो। निर्वात या वायु हो, ये K माध्यम ना हो, जो K हम कह रहे थे अभी, ये K माध्यम ना हो, K का माध्यम ना हो, K माध्यम में न रखा हो बिंदु आवेश, यानी K पैरावैद्युतांक ना हो वहाँ पर। तो उस समय क्या स्थिति होगी? अगर निर्वात और वायु में है, तब K का मान कितना हो जाता है? A। जो ये सूत्र में आप देख रहे हैं ऊपर, ये K है, यहाँ पर K का मान कितना हो जाएगा? 1। और उस स्थिति में तब हम वैद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे? EM नहीं कहेंगे अब, क्योंकि माध्यम नहीं है। अब निर्वात और वायु है, बिंदु आवेश निर्वात या वायु में है, तो E बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। और इसी तरह से ये तो धनावेश की स्थिति में है, और ऋणावेश की स्थिति में क्या हो जाएगा? E बराबर -1/4πε0 Q/r²। K का टर्म्स हट जाएगा, K का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो हमने सूत्र कल देखा था, और ये जो ऊपर है
K की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दो स्थितियां हैं, माध्यम में स्थिति और निर्वात या वायु में स्थिति। प्लस धनात्मक आवेश, अगर बिंदु आवेश धनात्मक है तो जो EM है या E का मान है वो 1/4πε0 KQ/r² हो जाएगा। मीडियम में K आ जाएगा, निर्वात और वायु में K हट जाएगा, वहां से 1 हो जाएगा K का मान। किंतु धनात्मक चिन्ह होगा पहले, और अगर ऋणात्मक आवेश है बिंदु आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तब E का मान ऋणात्मक में आता है। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखाता है, देखो ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखा रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखिए, फिजिकल मीनिंग, भौतिक मीनिंग क्या है। देखो इसमें क्या है, धनात्मक आवेश इस पहले वाले में या इस वाले में निर्वात वाली स्थिति में, तो देखो बल की दिशा, ये धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, प्लस Q दोनों धनात्मक आवेश, तो बल की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है। देखो परीक्षण धनावेश की डायरेक्शन बाहर की ओर है। और जो ये ऋणात्मक आवेश है, दोनों स्थितियों में, ये ऋणात्मक आवेश वाली स्थिति में जब ऋणात्मक आवेश है तो उस समय देखो बल की डायरेक्शन, ये ऋणात्मक आवेश है O पर जो स्रोत आवेश है -Q, और Q0 धनात्मक आवेश है। तो अब क्या होगा, ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। देखो यहाँ पर हमने दिखा भी रखी है, ये चिन्ह से F का डायरेक्शन दिख रहा है कि अंदर की ओर है, तो F की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी तो E की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, अंदर की ओर। अगर ये F की डायरेक्शन ऐसी है तो E की डायरेक्शन भी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी ऐसी होगी यहाँ पर। और पहले वाली स्थिति में F की डायरेक्शन यहाँ है तो E की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पर पहले वाले में बाहर की ओर है तो E की डायरेक्शन भी बाहर, F और E की डायरेक्शन एक ही होती है। तो ये हमने डिस्कस कर भी लिया था इसको। अब नेक्स्ट है इसमें ग्राफ, वैद्युत क्षेत्र तथा दूरी के बीच ग्राफ। ये 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है, एक हमने स्रोतावेश लिया था, एक बिंदु आवेश लिया था +Q, और उससे r दूरी पर, ये r स्मॉल r क्या थी, दूरी थी। इस स्मॉल r दूरी पर एक क्या था हमारा, एक परीक्षण धनावेश था जिस पर क्या बल लग रहा था F, और उसके कारण उस पर क्या उत्पन्न हो रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो ये दूरी r है। तो हमने अब ग्राफ किस किस में खींचना है, ये जो दूरी है r, बिंदु आवेश और परीक्षण धनावेश के बीच की जो दूरी है, और उस बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E, उसके बीच हमने ग्राफ खींचना है। E और R, E वैद्युत क्षेत्र है और R परीक्षण धनावेश और बिंदु आवेश के बीच की दूरी है। तो इससे हमें सूत्र क्या मिलता है, कल हमने डिस्कस भी किया, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इसका मतलब 1/4πε0 का मान तो नियत है, यहाँ पर इस बिंदु आवेश का मान भी नियत रहेगा। तो E किस पर निर्भर करेगा, केवल किस पर निर्भर कर रहा है, मेनली किस पर निर्भर कर रहा है, किसके मान बदलने से E का मान बदलेगा, R के मान बदलने से। जो दोनों आवेशों परीक्षण धनावेश और विद्युत आवेश के बीच की जो दूरी है उसके मान में परिवर्तन होने से वैद्युत क्षेत्र के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, E के मान में परिवर्तन होगा। R अगर ज्यादा है कम है उसके अनुसार E का मान होगा। तो अब इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर हमने E को ये y अक्ष पर ले लिया और R को किस पर ले लिया, x अक्ष पर ले लिया। R के मान के कारण E का मान प्रभावित हो रहा है, इसलिए R को x अक्ष पर लेंगे और E को y अक्ष पर लेंगे। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है हमें। देखो ये जो हमने ये दिखा रखा है, ये इस रेखा से, ये नीली जो ये पिंक रेखा से हमने दिखा रखा है, पर लाल रेखा से दिखा रखा है, इस प्रकार से आपको ये ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे R का मान, देखो 0 है, 0 पर R का मान है तो E का मान अधिकतम है वहां पर, और जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, R का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे E का मान कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो E है, E दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है। वैद्युत क्षेत्र दूरी के व्यतक्रमानुपाती है सूत्र में, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी R का मान जितना ज्यादा होगा E का मान उतना कम होगा। तो ये ग्राफ यही प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर कि अगर बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश या परीक्षण धनावेश के बीच की दूरी बढ़ेगी तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यानी इसका कहने का अर्थ क्या है, बिंदु आवेश के निकट, जो बिंदु आवेश है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे बिंदु आवेश से हम दूर की ओर जाते रहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है, ये ग्राफ है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है। इसका भौतिक मीनिंग आप लिख भी लेंगे। अब अगला है ये 5वां, माध्यम का पैरावृत्तांक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, माध्यम का पैरावृत्तांक। वहाँ पर हमने निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता के टर्म्स में डिफाइन किया था।
अब यहाँ पर हम किसके रूप में डिफाइन करेंगे इसको, माध्यम के वैद्युत क्षेत्र और निर्वात या वायु के वैद्युत क्षेत्र, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र और निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र के रूप में हम डिफाइन करेंगे। ये सूत्र होता है यहाँ पर K बराबर EM बटा E। EM अभी हमने डिस्कस किया, EM क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जबकि वह बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा गया हो। और E क्या है, यह भी वैद्युत क्षेत्र है किंतु इस समय बिंदु आवेश किसमें है, निर्वात या वायु में। तो यह अनुपात है EM/E का। तो हम क्या कहेंगे कि यदि किसी बिंदु आवेश को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है तो उसके कारण, उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा निर्वात या वायु में रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या है, ये EM क्या है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में जब आपने आवेश को रखा तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र है EM। तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र EM तथा निर्वात या वायु में रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को क्या कहते हैं आप, माध्यम का परावैद्युतांक K कहते हैं। तो ये आप क्या हमने लिख दिया यहाँ पर लास्ट में, K बराबर EM बटा E। EM क्या है, EM है K परावैद्युतांक वाले माध्यम में आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, और E क्या है, निर्वात या वायु में आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये सूत्र हमने लिख दिया, इसको हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया आगे, K बराबर EM बटा E। अब देखो ये तो हमने यहाँ पर पढ़ा, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले जो टॉपिक वीडियो हमने देखी उसमें K परावैद्युतांक किस रूप में हमने डिफाइन किया था, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन क्या था यहाँ पर, एप्सिलॉन क्या था, ये एप्सिलॉन क्या था, माध्यम की वैद्युतशीलता, और E0 क्या थी, निर्वात की वैद्युतशीलता। सॉरी E0 नहीं, एप्सिलॉन जीरो क्या था, K बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन क्या था, माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन जीरो क्या था, या एप्सिलॉन नॉट जिसको कहते हैं, वो क्या था, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये वैद्युतशीलता के रूप में है यहाँ पर, और ये वैद्युत क्षेत्र के रूप में है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है आपने, जो K है माध्यम का परावैद्युतांक है, उसको एप्सिलॉन R से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी जो माध्यम का परावैद्युतांक K है उसको एप्सिलॉन R भी कहते हैं, यानी उसको कहा जाता है एप्सिलॉन R इसलिए कहते हैं निरपेक्ष परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ER का मतलब होता है रिलेटिव, निरपेक्ष परावैद्युतांक। तो K को हम एप्सिलॉन R भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको कंबाइंड लिख देंगे। देखो एप्सिलॉन R जो K हमने लिखा उसी को एप्सिलॉन R बराबर, ये एप्सिलॉन R बराबर जो हमने पहले पिछले वीडियोस में देखा था, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम की एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता बटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। यही बराबर किसके हो जाएगा, EM बटा E, यानी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र बटा E क्या है, निर्वात या वायु में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से एप्सिलॉन R की जगह हम क्या रख सकते हैं, K। एप्सिलॉन R को हम K भी कहते हैं, तो सेम सूत्र वही आ जाएगा, चाहे K बराबर कहें चाहे एप्सिलॉन R बराबर कहें। K को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन R को कहते हैं निरपेक्ष परावैद्युतांक। तो निरपेक्ष परावैद्युतांक की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इन दो रूपों में से किसी भी रूप में लिख सकते हैं, या तो वैद्युतशीलता के रूप में लिख सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को हमने नीचे ये लिख दिया है, जो चीज़ें हमने अभी बताई कि एप्सिलॉन R या K क्या है, एप्सिलॉन R या K को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक या निरपेक्ष परावैद्युतांक, जो ये एप्सिलॉन R है और K है। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। EM जो अभी हमने डिस्कस किया, EM पीछे जो सूत्र हमने डिस्कस किया, माध्यम में आवेश के कारण, जब माध्यम में रखा हुआ वो आवेश उस समय वैद्युत क्षेत्र, माध्यम में आवेश रखा गया है तो उस समय उस आवेश के कारण
आवेश कैसा हुआ, बिंदु आवेश, उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। और ई क्या है, ई है निर्वात या वाय में जब बिंदु आवेश रखा हुआ है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र। तो ये सामान्य जानकारियां थी जो हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र डिस्कस किया, उस पर आधारित कुछ ये सामान्य जानकारी थी, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और आगे अध्ययन आगे जो हम अध्ययन करेंगे उसमें भी इसका उपयोग करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।